पुत्र योग में पुत्र ही पैदा होगा, ये कंफर्म है? जी बिल्कुल है। इस पीरियड में अगर आप प्लान करोगे तो 100% पुत्र होगा। एस्ट्रोलॉजी में ये चीज हो सकती है वैसे, कपल्स की इंटीमेसी का ये सब कुछ एंगल भी? हाँ बिल्कुल होता है ना। अष्टकूट मिलान होता है, 8 तरीके का मिलान किया जाता है। अब उसमें एक एंगल ये भी देखा जाता है कि इनकी फिजिकल कंपेटिबिलिटी कैसी रहने वाली है। कितने % एक्यूरेट निकलती है ये चीज? 100%। कुछ बच्चों को नज़र बहुत लगती है, वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, नज़र लग जाती है, माँ उतारा करती है, ठीक हो जाता है। तो अब ऐसे में क्या करते हैं, अष्टम भाव के जो स्वामी है उसका एक केंद्र कवच बनाया जाता है। कवच कैसे बनता है कि मैंने एक पॉडकास्ट देखा था और एक बड़ा पॉडकास्टर, उसका ये कहना था, मैंने अपनी मम्मी के ना घुटने पे ग्रीन पेन से लिखा और सच में दर्द खत्म हो गया। हो सकता है? इम्पॉसिबल। ये बेवकूफ़ी है, ये मूर्खता है। महान क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी आपके पास आए हैं। सनत जयसूर्या मेरे को पहली बार तो श्रीलंका में मिले थे, कई साल पुरानी बात है। वो बहुत आध्यात्मिक भी है। प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी है आपने उनकी? शेयर नहीं कर सकता। एक आर्मी सोल्जर का केस था, वो क्या था? तो उनका मेरे पास फ़ोन आया वासुदेवन जी का कि मेरा एक सोल्जर है और वो कोरोना में बिल्कुल मृत्यु की कगार पे है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। क्या हम ज्योतिष के माध्यम से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे इसका रिकवरी पॉसिबल हो? देखो, मृत्यु अटल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसका जो समय निश्चित है, जितने पल जितने सांस वो लिखवा गया है उसको उतने ही मिलेंगे। इनको बताया कि आप ऐसा ऐसा कराओ। क्या रेमेडी थी? गाइस, आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर दिविज चौहान जी। आज हम बात करने वाले हैं एस्ट्रोलॉजी की डीप और डार्क सच्चाई की, जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं हैं। क्या सच में ग्रह नक्षत्र इंसान की जिंदगी को प्रभावित करते हैं? क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ भविष्य बताने की विद्या है, या इसमें कुछ ऐसी शक्तिशाली रेमेडीज भी हैं? आज के इस पॉडकास्ट में दिविज चौहान जी बताएंगे कि एस्ट्रोलॉजी कितनी पावरफुल है और इसकी कई बार छोटी सी रेमेडी भी जिंदगी की दिशा बदल देती है। पॉडकास्ट को पूरा देखना, अंत तक इस बातचीत को जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे टाइप्स की एस्ट्रोलॉजी है, जैसे मैंने नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में सुना है और एक एस्ट्रोलॉजी है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में मैंने इतना नहीं सुना। तो क्या है क्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी? देखो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी एक्चुअल में ज्योतिष शास्त्र है। वेदों में जिसका संज्ञान आपको मिलता है वो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। देखो, वेदांग मतलब 6 अंग वेदों के, जिसमें से एक अंग है ज्योतिष, वो है वैदिक ज्योतिष। उसके बाद जितनी भी एस्ट्रोलॉजी के नई नई स्ट्रीम्स आई हैं, सब के जन्मदाता भी वैदिक ज्योतिष है। अब आप देखो, लाल किताब की बात करते हैं लोग, लाल किताब को बहुत फॉलो करते हैं लोग। 1939 में पंडित रूपचंद जोशी जी थे, बहुत अच्छे ज्योतिष, पंजाब के रहने वाले थे। उन्होंने किताब लिखी, लाल किताब। अब लाल किताब इसका नाम पड़ा इसलिए क्योंकि इस बुक की जो बाइंडिंग थी वो रेड कलर की थी। काफ़ी इंटेलिजेंट ज्योतिष थे। ओके। तो अब उन्होंने जो योग अपने एक्सपीरियंस बेस लिखे हैं, अब देखो उसमें आधार वैदिक ज्योतिष है। मैं ना कई मिथ भी सुन चुका हूँ। हाँ। कि लाल किताब जो है वो भूतों ने लिखी है, ये भी मैं क्योंकि पंडित जी कहते थे कि दिन में तुम नहीं सोने देते, रात को वो नहीं सोने देते। अच्छा, ऐसी कुछ बातें सुनी थी मैंने। जी जी जी। और कई जगह मैंने ऐसी रील स्क्रॉल करते करते देखा कि कई बंदे कहते हैं रावण के समय से चलती आ रही है लाल किताब। जी जी जी। कुछ लोग जो है ना, रावण संहिता एक किताब थी जिसको लोग रिलेट करते हैं लाल किताब से। अब क्या है, देखो, ये जो स्ट्रीम्स में जो बता रहा हूँ, वैदिक ज्योतिष में जो स्ट्रीम्स निकली है, इसका आधार वैदिक ज्योतिष है। तो कुछ ना कुछ सच्चाई हर एक में मिल जाती है। लेकिन ये क्या है ना, एक्सपीरियंस बेस्ड स्टडी है, इसको हम चैलेंज नहीं कर सकते वैदिक ज्योतिष। अब कंपैरिजन नहीं हो सकता। अब जैसे मान लो आयुर्वेद है, अब आयुर्वेद में अगर आज कोई रिफॉर्म करने जाए तो वो इम्पॉसिबल है। रीज़न है उसका, जब ये इतने सालों पहले ये आयुर्वेद लिखा गया होगा, तो आयुर्वेद की रिसर्च देखो किस लेवल की है कि एक हिमालय के उस कोने में एक प्लांट है जिसकी जड़ से बीमारी ठीक होगी। जिस आदमी के पास आज चलने को साधन नहीं है, गाड़ी नहीं है, घोड़ा नहीं है, कुछ नहीं है, और वो बता रहा है श्रीलंका की उस पहाड़ी के उस कोने में से जाके उस प्लांट को निकाल लाओ तो इस बीमारी में ठीक करेगा, कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है जिसको आज के डेट में एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं, एस्ट्रल ट्रैवल बोलते हैं। हाँ। तो उसमें क्या है कि ये इतने सक्षम थे ऋषि मुनि हमारे कि ये अपना शरीर छोड़ के इनकी आत्मा के थ्रू ट्रैवल करते थे। जो अलग अलग जगहों पे जाके उनके एटम्स में घुस के, अंदर प्लांट में घुस के, इनके पत्तों में घुस के उसकी प्रॉपर्टीज लेके आने के बाद उन्होंने लिख दिया। ये ट्रैवल करते थे या इनकी चेतना ट्रैवल करती थी, एनर्जी ट्रैवल करती थी? एनर्जी ऑब्वियसली। देखो क्या है कि शरीर छोड़ के जो चीज़ निकली वही एनर्जी है, वही चेतना है।
अब शरीर ही अगर आप यहाँ पे छोड़ के, तभी ट्रेवल पॉसिबल भी है ना, शरीर के साथ तो इतनी जगह ट्रेवल करना इम्पॉसिबल है। इसका मतलब ये जो फ्यूचर पास्ट में ट्रैवल करना भी पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। देखो जो सक्षम है, मतलब जिसकी साधना इस लेवल की है कि उसने वो, देखो त्रिकालदर्शी पहले हर ऋषि मुनि हुआ करते थे, मतलब ये एक बेसिक अचीवमेंट थी। जब आपने किसी साधना में लगे हो तो जो सबसे पहली चीज़ कोई गेन करता है वो त्रिकालदर्शी हो जाना है। आज की डेट में हम इसको बहुत बड़ा मानते हैं कि वो पास्ट भी देख पा रहा है, फ्यूचर भी देख पा रहा है और वो ट्रेवल भी कर पा रहा है सही छोड़ के। बेसिक चीज़ है ये उनकी साधना में, बल्कि ये चीज़ उनके ऑब्स्टेकल पैदा करती थी। स्टार्टिंग में जब कोई साधना करता है ना लॉन्ग टर्म, उस समय अगर उनको कोई बहुत विशेष ज्ञान के चलते डिस्ट्रैक्शन आने लगे तो इसको वो साधना में प्रॉब्लमेटिक समझते हैं। आने वाले, मतलब जो आज की जनरेशन है उनके लिए जो ये चमत्कार जिसको बोलते हैं, ये एक बड़ी बेसिक चीज़ें हुआ करती थी। जो लोग तंत्र के महारथी हैं, जो तंत्र को जानते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को बहुत छोटा मानते हैं। वो कहते हैं एस्ट्रोलॉजी जस्ट एक थर्मामीटर है जिससे आप सिर्फ बुखार नाप सकते हो, बुखार ठीक नहीं कर सकते। अच्छा, देखिए ऐसा है कि एस्ट्रोलॉजी तो इतनी वास्ट साइंस है, इतनी बड़ी साइंस है कि जितने भी बड़े बड़े महारथी, मतलब आज के युग की बात करें तो जो लोग ज्योतिष पढ़ रहे हैं वो शायद बहुत ही बड़ा ज्योतिष होगा तो 5-10% ही अचीव कर पाया है वो अब तक। एक्चुअल ज्योतिष का जो गुणा भाग कैलकुलेशन जो योग होते हैं, अब इतने सैकड़ों हजारों योग हम पढ़ चुके हैं जिसमें जब हम इम्प्लीमेंट करने की बात होती है तो बहुत कम याद रह पाता है। ऐसे ऐसे योग हैं कुंडली के अंदर कि लोगों की एक्सपेक्टेशन से बहुत परे हैं उनकी। उसमें से जैसे कोई मेरे पास चल के सामने ऐसे आया है, उसने अपनी कोई प्रॉब्लम मेरे को बताई नहीं है। हर किसी की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है कि पहले एक्सपीरियंस करेंगे तब उसके बाद करो, फिर विश्वास करो। फिर विश्वास करो। तो क्या है कि ये यूथ का आज की डिमांड भी है। देखो पहले टाइम पे जो फॉलोवर हुआ करते थे, आज की डेट में एक्सपीरियंस बेस्ड लोग तभी रिलाई कर पाते हैं जब अपने ऊपर तजुर्बा करते हैं। आप मानते हो वैसे तंत्र को? मानते हो आप? बिल्कुल मानते हैं जी, सब कुछ है। देखो ये सबसे पहली बात, जो ओपन माइंडेड इंसान है वही एक्सप्लोर कर सकता है इस दुनिया को। अगर आप ब्लॉक कर लोगे, जिज्ञासु, जिसका जो ब्लॉक माइंड के साथ चल गए तो इम्पॉसिबल है। एस्ट्रोलॉजी तो कुछ होती नहीं है, तंत्र तो कुछ होता नहीं है। देखो ये फेलियर की पहली पहचान है कि उसका माइंड में ब्लॉक्स हैं। जो ओपन माइंडेड आदमी होता है वही ग्रो करता है। अब क्या है कि देखो एस्ट्रोलॉजी को प्रूव करने के लिए अगर जाएं, मतलब अगर कोई आदमी की इच्छा होगी, जिज्ञासु होगा कि मैं एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा एक्सप्लोर करूं, जानूं, तो उसको इतने सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे कि कोई इसमें डाउट ही नहीं बचेगा। अब कोई देख के भी अगर आंख बंद करे तो उसका कोई इलाज नहीं होता। अब देखो ये साइंस या मैथ्स की कैलकुलेशन समझ लो, कितने साल पुरानी है, ज़्यादा से ज़्यादा 500-1000 साल पुराने होंगे। किसी ने सर्कल बनाया कि देखो सर्कल इन्वेंट कर दिया, सर्कल कितना होना चाहिए, 360 डिग्री का होना चाहिए। ये कब पता लग रहा है हमें? अब साइंस ने निकाल के दिया या मैथ्स ने बनाया कि सर्कल राउंड होता है, 360 डिग्री होता है। अब जो वैदिक ज्योतिष जिसका कोई ओरिजिन का ही अता पता नहीं है। अब आप देखो वेद व्यास जी थे, उन्होंने त्रेता युग से लेकर द्वापर युग तक जिंदा रहे, उन्होंने सारे वेदों को एकत्रित किया। इसका मतलब ओरिजिन तो उससे भी पहले था। अब लाखों साल तो त्रेता युग चला, सोचो उसका ओरिजिन कितना पुराना है वैदिक ज्योतिष का। उस समय पे ना टेलीस्कोप है तुम्हारे पास, ना कोई ऐसा साधन है जिससे आप कुछ चेक कर पाओ कि ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, कौन सा ग्रह कैसा है। उस समय आप ये डिज़ाइन करके बता दो कि सर्कल 360, उन्होंने एक कैलकुलेशन बिठाई उस समय कि उन्होंने आसमान को 360 डिग्री मान लिया, 12 राशियों में बांट दिया ताकि एक आइडिया रहे कि ये सच में हैरान करने वाली बातें हैं। अब आप ये जी पहले के लोग, मैं भी काफी बार सोचता हूँ इस बारे में, कई 1000 साल पहले पंचांग लगेगा, ये कैसे, मतलब हाँ लाखों साल पहले, बताओ, लाखों साल पहले। अब ये वही मैं बोल रहा हूँ कि अब ये सब देखने के बाद भी अगर कोई कहे कि नहीं मेरे को नहीं माना, इसका तो देखो कोई इलाज है नहीं। लेकिन ये फैक्ट है कि कितने सारे इस तरह के उदाहरण हैं, कितने सारे, इसमें कोई और डाउट वाली चीज़ ही नहीं रह जाती है ना। लाल किताब को आप क्यों नहीं मानते हो? देखिए लाल किताब को मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं वही बोल रहा हूँ, जो वैदिक ज्योतिष से जन्मा है उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। लेकिन क्या है ना, वो उनकी पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड स्टडी है, उसमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती हैं। अब जैसे अभी मेरे सामने एक उदाहरण आया था, कुछ समय पहले स्क्रॉल करते हुए एक वीडियो मेरे सामने आई। उसमें एक सज्जन ने बोला कि अगर किसी कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में हो, सप्तम भाव में हो, 10वें भाव में, उनको पूजा पाठ छोड़ देनी चाहिए, उनको अध्यात्म से दूर रहना चाहिए। ऑब्स्टेकल्स आएंगे लाइफ में, जितना पूजा करेंगे बर्बाद हो जाएंगे। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ,
पहली बात तो पूजा करना बहुत लंबा प्रोसेस है, क्योंकि क्या है कि कई साल तक करते हैं तो भाव उस लेवल के डेवलप होते हैं कि जब हम कनेक्टिविटी उनसे बिठा पाते हैं। अब जो बचपन से अध्यात्म कर रहा था उसको आपने एक योग जो आपका एक्सपीरियंस बेस आपने निकाला है वो आपने सुना दिया, उसने पूजा पाठ छोड़ दी, तो ये जो महापाप है जिसके चलते उसे अध्यात्म में छोड़ दिया, जिससे कनेक्टिविटी कुदरत के साथ उसने बनाई थी वो छोड़ दी, उस महापाप का दोषी कौन है? अब ये जो योग उन्होंने बताया चतुर्थ भाव में गुरु है, इसके बहुत कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। वैदिक ज्योतिष में अगर मैं बात करूं तो एक योग आता है जहां धनु लगन हो और चतुर्थ भाव में गुरु हो, इसको बोलते हैं हंस महापुरुष योग। इसके अंदर आध्यात्म मैंडेटरी है, पूजा पाठ मैंडेटरी है। ऐसी अगर गुरु 10वें भाव में है और आपका लगन हो गया मीन का तो भी वो हंस महापुरुष योग बन जाएगा, मतलब गुरु अपनी राशि में विराजमान हो जाएंगे। तो अब उसमें क्या होगा, आध्यात्म जैसे जैसे आप पूजा पाठ की तरफ जाओगे आप देखोगे लाइफ के सारे ऑब्स्टेकल्स हटते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ लाल किताब का ये वाला जो रूल उन्होंने लगाया कि अगर यहाँ बैठे हैं तो पूजा छोड़ दो, तो ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया। अब इसका दोष किसके सिर माना जाए बताओ? लेकिन लाल किताब जो है उसके मैंने उपाय देखे, उसके उपाय बहुत सारे ऐसे हैं जो एक मिडिल क्लास बंदा भी आराम से कर सकता है, जो कि हमारे बड़े बुजुर्ग बताया करते थे। लाइक चींटियों को चीनी डाल दो, कुत्तों को बिस्किट डाल दो, गाय को हरा चारा। एस्ट्रोलॉजी में कई ऐसे उपाय हैं या कई ऐसे रेमेडीज हैं जो इंसान की पहुंच, मतलब उसके लिए जेब भारी चाहिए। देखो ऐसा कोई भी दुर्योग नहीं है कुंडली में जिसकी रेमेडी आपके पास खुद से ना हो। अगर आपके पास कोई ऐसे पंडित जी नहीं है जो आपके लिए पूजा करेंगे तो आपके पास वो सारे मंत्र का ज्ञान है, आप ले सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छे, देखो ये भी एक दुर्भाग्य समझो अपने समाज का कि आज की डेट में हर आदमी इसको बिजनेस से जोड़ने लगा, और इसके चलते क्या है कि अगर कोई रेमेडी किसी का फ्री में कोई काम होता है तो आदमी सोचता है यार अपना रोजगार कहाँ से चलेगा, उसको ऐसी रेमेडी बताएंगे जिसमें 4 पैसे इसको ही बचें। ये तो हो गया एक जो हमारा गलत डायरेक्शन में एस्ट्रोलॉजी को लेके जा रहा है। लेकिन इसके पीछे सच्चाई नहीं है कि वैदिक ज्योतिष के उपाय महंगे हैं। वैदिक ज्योतिष के तो इतने सिंपल उपाय हैं, बहुत सारी ऐसी रेमेडीज़ हैं। अब जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, जैसे सूर्य को जल देना है। अब सूर्य को जल कोई भी लगन का आदमी, कोई भी राशि का आदमी देगा, उसका साक्षात चमत्कार देख सकता है। अभी मेरे पास एक एस्ट्रोलॉजर आए थे, नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो ऐसे उपाय दे के गए कि सोने का इतना ही ग्राम लेके उसका आभूषण, तो ये तो महंगे उपाय लगे मुझे काफी। देखो ऐसा है, मैं खुद ही इसमें, अब मैं उन एस्ट्रोलॉजर के बारे में क्या बताऊं, मैं खुद ही इसमें विश्वास नहीं रखता हूं। अब क्या है कि ऐसा कोई मुझे दुर्योग नज़र नहीं आता जिसमें इतने ग्राम का सोना पहनने से ही वो दुर्योग खत्म होने वाला हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ देखो, इसमें जो एक्सपेंसिव उपाय जिसको एक्सपेंसिव रेमेडीज़ बोलते हैं उनमें से एक आप रतन बोल सकते हो कि जो रतन शास्त्र है उसमें थोड़ा आदमी का खर्चा बढ़ जाता है, क्योंकि रत्नों का वाकई लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव है। अब उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। अब जैसे क्या है कि किसी कुंडली के अंदर गुरु भागेश हैं, किसी की कुंडली में गुरु कर्मेश हैं, हर एक की कुंडली में हर एक प्लैनेट अलग तरीके से काम करता है। अब जिसकी कुंडली में गुरु भागेश भाग्य भाव के स्वामी है और वो डिग्री वाइज या प्लेसमेंट वाइज थोड़े वीक हैं, तब उसका पूरा लाभ उनको नहीं मिल पा रहा, तो डिग्री एनहांस करने के लिए उसका रतन बहुत ड्रास्टिकली चेंज लेके आ सकता है उसकी लाइफ में। उसने पुखराज धारण किया जो गुरु का होगा तो उसको प्रैक्टिकली वो बहुत बड़ा डिफरेंस फील करेगा। तो अब महंगा तो जरूर है भाई, रतन धारण किया है, रतन कोई सस्ते तो आते नहीं है। अगर ओरिजिनल लेने जाओ तो बहुत महंगा मिलता है सब, अननीटेड पुखराज चाहिए हर किसी को, बिल्कुल सही बात है ना। अब वो उसको धारण करेगा तो उसका डिफरेंस भी बिल्कुल फील करेगा, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैंने एक चीज़ और मेरी मानना है, इस बारे में मान्यता है, वो ये है कि कोई भी रतन जो है ना वो अपना पैसा खुद निकाल लेता है, आपकी जेब से पैसा नहीं लेता है। जैसे अगर आपने यही जो उदाहरण मैं दे रहा था, ऐसे ही अगर मान लो किसी कुंडली में नीलम पुखराज, किसी का भी एग्जांपल ले सकते हो, किसी कुंडली में शनि महाराज भाग्य भाव के स्वामी है, कर्म भाव के स्वामी, और आपने नीलम धारण किया और आपको प्रोफेशनली इतनी ग्रोथ मिल गई कि जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, या आप उस ट्रैक पे थे ही नहीं, है ना। अगर आप अगले 5 साल बाद अपने आप से पूछते हैं हम लोग कि हम कहाँ पहुँचने वाले हैं, और हमारी एक्सपेक्टेशन सरपास हो जाए, कारण हमने थोड़ी बहुत रेमेडीज करी, एक रतन धारण कर लिया नीलम, और वो जो हमारी एक्सपेक्टेशन सरपास करी है, अगर मान लो हमने एक आइडिया लगाया कि हमें इतने लाख रुपए हमारे साल में इतना बच जाना चाहिए, और वो हमने मल्टीप्लाई कर लिया कई गुना, तो उस रतन की कीमत तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस है ना, अभी जैसे आप बात कर रहे हैं तो दिमाग में बातें आती जा रही हैं। मेरे को भी किसी ने ग्रीन एमरेल्ड पन्ना हरा पन्ना, हाँ हरा पन्ना, ये बताया था 2.5 रत्ती, लेकिन
काफी दिन में परेशान रहा। बेंगलोर में मुझे वही मिल रहा था 7,500 रुपये का, दुबई में मैंने पता करा वो 2.5 लाख का था। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है। हाँ, अभी कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी में जो बिलीव नहीं करते, उसके पीछे ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे आपको किसी ने 2.5 रत्न बता दिया, हमारे शास्त्र बोलते हैं 4.5 रत्ती से नीचे का कोई भी रत्न काम नहीं करता। अब मान लो आपने वो पहना होता और पहन के आप उससे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ना मिल रहा था, तो आपके दोषी कौन? वैदिक ज्योतिष नहीं, दोषी वो है जिसने आपको ये सजेस्ट किया, क्योंकि शास्त्रों में क्लियर कट मेंशन है कि 4.5 रत्ती से नीचे का कोई भी रत्न इनइफेक्टिव है। ओके, ठीक है, पहला तो इस चीज़ का जवाब आपका ये है। दूसरा ये कि जो एमरल्ड है वो एमरल्ड नहीं, कोई भी रत्न जो है उसकी जाति डिफरेंट हो सकती है। जैसे मान लो मैंने अगर पन्ने की बात करो तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो ज़ाम्बियन पन्ना है वो सबसे अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। ज़ाम्बियन पन्ना क्या है ये? ज़ाम्बिया में से आता है जो। ओके, वही सेम ही ग्रीन। हाँ, सेम ग्रीन। ठीक है। अब क्या है कि ज़ाम्बिया का पन्ना जो है उसका, वो जब उसकी माइनिंग हुई होगी तो जब वो टुकड़ा टूट के आया होगा तो उसको काट के उसको फिनिशिंग हुई होगी, तो जो बाहर का पत्थर होगा वो बिल्कुल ओपेक होगा, वो बिल्कुल बंद पीस होगा। समझ गया। अब हम उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि हम अगर रिजल्ट ओरिएंटेशन की बात करो तो जितना क्लियर पत्थर हो, जितना साफ हो, जिसमें कम दाग हो, जिसके रेशे कम हो, वो उतना ही ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड माना जाता है ये, और इसका प्रमाण भी है वैदिक ज्योतिष में। अब क्या है कि जो पन्ना ओपेक होगा उसकी ऑब्वियसली कीमत थोड़ी सस्ती होगी, क्योंकि वो बाहर से एक समझो रफेज टाइप है। समझ गया। और जितनी उसके अंदर जाएंगे, जितना वो कटता जाएगा और अंदर से क्लैरिटी आती जाएगी, उतना महंगा होता जाएगा। अगर एक ही जाति का पन्ना, मान लो ज़ाम्बियन ही लेना है, तो वो उसकी कोई एमआरपी नहीं हो सकती। वो हो सकता है 200 रुपये कैरेट हो। एक चीज़ और है, पुराने टाइम में हमारे पास तोलने के लिए कोई वजन नहीं होता था, तो लोग तो रत्ती में तोलते थे। रत्ती क्या थे? जैसे सरसों के बीज हैं, उसमें तोलते थे, है ना। आज की रेट में वो तोलना इम्पॉसिबल है। कुछ लोग 120 मिलीग्राम को रत्ती मानते हैं, कुछ 180 मिलीग्राम को, तो इसलिए इसको कैरेट पकड़ना चाहिए। मैं तो सबको यही बोलता हूँ, कैरेट में पत्थर मांगो, रत्ती मत मांगो। कैरेट में ही मेरे को बताया था 2.5 कैरेट। अच्छा, 2.5 कैरेट बताया था। अच्छा, कुछ लोग कैरेट अलग है, कैरेट अलग है। कैरेट जो तो है, सही बताया था फिर उसका मतलब। नहीं, कैरेट का मतलब आप मान के चलो कि अगर हम छोटी रत्ती पकड़ते हैं तो भी वो लगभग मेरे हिसाब से 4 रत्ती के आसपास बैठ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि 120 मिलीग्राम को रत्ती पकड़ रहे हैं तो कैरेट होता है 200 मिलीग्राम का। तो मेरा मानना यह है कि एटलीस्ट 3.5 कैरेट तो मिनिमम कोई भी स्टोन होना चाहिए। 3.5 कैरेट फिर वो रिजल्ट देता है। हाँ, बिल्कुल देता है। तंत्र के प्रभाव को भी पलट सकती है ज्योतिष विद्या? बिल्कुल पलट सकती है, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में एक ऐसी चीज है, एक सबसे बड़ी जो ताकत है वो है अध्यात्म और अध्यात्म के रास्ते। अगर आप पूजा पाठ की तो कोई सीमा ही नहीं है। आप ये समझो कि इतनी तरह की अपने पास मंत्र हैं, इतनी तरह की पूजा पाठ की तरीके हैं। अगर कोई चीज़ नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी आपको पता ही है। अगर नेगेटिविटी एग्जिस्ट करती है, अगर कोई डार्क साइड है किसी चीज़ की, तो उसके ब्राइट साइड भी है ना। ठीक है। तो अगर कोई चीज़ डार्क एग्जिस्ट करती है तो उसका तोड़ आध्यात्म में तो 100% है ना। अब वैदिक ज्योतिष के अंदर क्या है ना कि हम आध्यात्म एक मूल रेमेडी है। इस तरह के मंत्र हैं कि नेगेटिविटी होने के बाद किसी ने कुछ कर दिया तंत्र विद्या से, उसके होने के बाद के भी रिजल्ट आप देखोगे कि पॉजिटिव हो सकते हैं। और दूसरा, अगर कोई रेमेडी फॉलो कर रहा है तो उसके ऊपर कोई विद्या काम कर भी नहीं सकती नेगेटिव। समझ रहे हो? देखो, आपको एक चीज़ और उदाहरण देता हूँ इस चीज़ का। कुछ बच्चों को नज़र बहुत लगती है, जो छोटे बच्चे हैं वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, नज़र लग जाती है, माँ उतारा करती है, ठीक हो जाता है। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जो अच्छी उम्र में भी, खास करके लेडीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि अगर कोई चीज़ बोल के किसी को चले जाए तो उसमें वो काम उनका बनता ही नहीं है, ऑब्स्टेकल्स आते हैं। ऐसे ही अगर कोई थोड़ा सा तैयार होकर कहीं चला जाए तो आगे बीमार पड़ जाता है, नज़र लगती है। अब कुंडली में इसका एक क्लियर कट योग नज़र आता है। कुंडली में एक 8th हाउस होता है जिसको अष्टम भाव बोलते हैं। अष्टम भाव के स्वामी जब पीड़ित होते हैं तो ऐसे लोगों को नज़र बहुत लगती है। ये अष्टम भाव पे खुद किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो भी नज़र बहुत लगती है। तो अब ऐसे में क्या करते हैं, अष्टम भाव के जो स्वामी है, अष्टमेश जिसको बोलते हैं, उसका एक केंद्र कवच बनाया जाता है। कवच कैसे बनता है कि उससे संबंधित ग्रह के संबंधित एक यंत्र बना के उसके दोनों साइड संबंधित रुद्राक्ष लगा के एक ब्रैकेट टाइप सा बना देते हैं, लॉकेट। उसको वो कवच के रूप में उसको बोलते हैं, उसको धारण कराते हैं। तो आप समझो कि उसको कभी जीवन में नज़र लग ही नहीं सकती। बच्चे को पहना दो, नज़र लगनी बंद।
अगर ऐसे ही अगर मान लो, लेकिन क्या है उसमें थोड़ा स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए छोटे बच्चों को अवॉइड करते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष के साथ बहुत सारे लिमिटेशन, बहुत सारी मतलब आपको हाँ प्रिकॉशंस। सही बात है, रुद्राक्ष के साथ बहुत सारी लिमिट। आप कैसे जुड़े ज्योतिष विद्या से? देखिए, वैसे तो मैं इस मामले में बहुत लक्की रहा कि हमारे घर में अध्यात्म का माहौल था शुरू से ही। हालांकि एस्ट्रोलॉजी हमारे घर में कोई फॉलो नहीं करता था, ना कोई मानता था, लेकिन क्या है, जैसे एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं ईष्ट देव भक्ति। अब ईष्ट देव भक्ति हमारे घर में बहुत ज़बरदस्त थी। मतलब हमारे जो पेरेंट्स थे, इत्तेफाक मतलब खुशकिस्मत मानो आप कि माता की ऐसी कृपा इनके ऊपर रही कि इनको एक बड़े समर्थ गुरु मिले। अब समर्थ गुरु मिले तो इन्होंने इनकी ये इष्ट देव भक्ति में उतर गए। माँ काली इष्ट देव है हमारी। तो बचपन से हमने वो माहौल देखा अध्यात्म वाला, तो एक वो वाला कॉर्नर तो अपने अंदर था कि हाँ अध्यात्म कोई चीज़ होती है, भगवान कहीं एग्जिस्ट करते हैं। पहले तो यही चैलेंज है ना आज की डेट में, यूथ को यही नहीं मानता है कि ये है भी कि नहीं है भी कि नहीं है। तो हम उस वाले इल्यूजन से बाहर थे। हमें क्लियर कट हमें ये आइडिया था कि हाँ ये तो है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को प्रैक्टिकली मैं भी नहीं समझता था, मैं भी नहीं मानता था। मेरे को क्या लगता था कि देखो जो कर्म कर रहे हैं भुगत नहीं है। अब जब कर्म करने और भुगत नहीं है तो इसमें एस्ट्रोलॉजी हमारा क्या करेगी? मतलब इसमें मेरे कर्म कैसे काट सकती है? ये था ये मुझे भी सुनना है क्योंकि हाँ। अब क्या हुआ कि मैं क्लास 10th में था, बच्चा ही था, तो शौक था थोड़ा साइकिलिंग वाइकलिंग करने का। तो मैं कुछ दिन पहले, मेरी मदर जो है, हमारी कॉलोनी में ही एक मंदिर है, उनके पंडित जी, ये तो मेरी मदर को थोड़ा शौक था हमारी जन्मपत्री लेके चले जाना पंडित जी के पास। तो किसी ये सबकी मदर को होता है। तो पंडित जी ने उनको बताया कि देखो ऐसा है, बच्चे की चल रही है 7.5। अब 7.5 में मेरी मेष राशि है, और दूसरा कुछ इस तरह का गोचर का और प्रभाव भी किस तरह का पड़ रहा होगा उस पर्टिकुलर समय में, कि उन्होंने केयरफुल किया मेरी मदर को कि देखो ये वाला जो पीरियड है, इस पीरियड के अंदर इसकी बिल्कुल विद्या छूट भी सकती है और ये किसी मेजर एक्सीडेंट से निकल सकता है, इसको बचा के रखना, ये प्रिकॉशन रखना। अब आपने को कहाँ मानना था, क्योंकि हम तो ये फॉलो ही नहीं करते थे एस्ट्रोलॉजी का। मदर ने तो बहुत समझाया। अब मैं गया, नई साइकिलिंग करनी सीखी थी, तो रोड पे उतरा, मेरा बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ है। ट्रैक्टर ट्रॉली वाला मेरे ऊपर से उतर के, मतलब काफ़ी इंजरी हुई, मेरी टांग ऑलमोस्ट समझो बच गई। वो बात सच निकली बिल्कुल। जो समय उन्होंने बताया कि इस पीरियड से इस पीरियड में इनको केयरफुल है, मतलब ये एस्ट्रोलॉजी में एक बेसिक सी चीज़ है जो उन्होंने देख के और उन्होंने बताया कि इस पीरियड में आपको केयरफुल रहना है। और मेरा उस पीरियड में बड़ा मेजर एक्सीडेंट हुआ और मैं बिस्तर पे आ गया और विद्या वाकई छूट गई। 1 साल तक मैं अपने बिस्तर पे रहा, जिसके चलते मेरे को 10th को रिपीट करना पड़ा। पहले एग्ज़ाम छूट गए। अब फिर दिमाग में आया यार कि देखो अगर वो देख सकते हैं तो हो सकता है उनके पास ऐसी विद्या हो कि उसका सोल्यूशन भी हो, कुछ पढ़ा भी हो उन्होंने। क्या पता ये सिचुएशन अवॉइड हो सकती थी। अगर अवॉइड नहीं हो सकती तो एटलीस्ट उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती। किसी ने ये नहीं समझाया कि ये तो ठीक है कि तुमने जो कर्म करे हैं भुगतने हैं, लेकिन जो कर्म कर रहे हैं उस भुगतने की इंटेंसिटी कम ज़्यादा हो सकती है। कैसे? अगर आपको फीवर है या बुखार है तो आपने कर्म किए तो आपने कष्ट भोगना है, रोग तो आएगा, लेकिन उसका इलाज भी दिया है ना शास्त्रों ने आपको। आयुर्वेद के थ्रू इतनी सारी मेडिसिन दी है ना शास्त्रों ने, और इसका मतलब ट्रीटमेंट तो पॉसिबल है। कर्म करने और भुगतने हैं ठीक है, लेकिन उनकी इंटेंसिटी कम की जा सकती है, आप उससे रिकवर जल्दी कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें। सबसे बड़ा चमत्कार क्या था एस्ट्रोलॉजी का आपकी जिंदगी में, जो आपने या फिर किया हो या देखा हो? देखो, चमत्कार तो स्टार्टिंग में तो जैसे हम सुनते थे, पढ़ते थे। जब आप समझो कि 11th-12th से मेरे को बहुत ज़्यादा क्रेज़ था, मतलब एस्ट्रोलॉजी की बुक्स पढ़ते थे, एग्जाम्पल्स पढ़ते थे, पंडित जी से लोगों से पूछते थे, जो हमारे गुरु बने विद्या हमें देते थे एस्ट्रोलॉजी की, उन सबसे बहुत काफ़ी बातें करते थे। तो सरप्राइजिंग लगती थी बहुत चीज़ें। उसके बाद जब हम खुद धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ एस्ट्रोलॉजी में आए, अब चमत्कार होते तो हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। मतलब ऐसा नहीं लगता कि कुछ अनोखा हो गया, क्योंकि वो हम मान के चल रहे हैं कि ये होगा ही होगा। अब जैसे एज अ लेमैन कोई मेरे पास आया, अब मैं उसकी कुंडली में, देखो ये भी कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ देखनी पड़ती है एस्ट्रोलॉजी में। अब कोई आया, आके उसने बताया, वो किसी और टॉपिक पे बात कर रहा है, लेकिन मेरा ध्यान कुंडली के एक पर्टिकुलर योग पे चला गया। अब मैं देख रहा हूँ कि गुरु भी पीड़ित है, इसका अष्टम भाव से इसका संबंध बन रहा है या षष्टम से बन रहा है, तो इसका मतलब इसको इस समय, और गुरु की दशा शुरू हो गई, इसका मतलब इसको पेट की प्रॉब्लम चल रही होगी इस समय। साथ में राहु की प्लेसमेंट है सप्तम अष्टम में। अच्छा, राहु सप्तम अष्टम में 100% पाइल्स देते हैं,
इन केस अगर गुरु भी पीड़ित हो। अब मैं उस टॉपिक से तो हट गया जो पूछ रहा है, मैंने बीच में उनसे पूछ लिया, मैंने कहा आपको पाइल्स की प्रॉब्लम तो नहीं फेस कर रहा? अब उसके लिए तो चमत्कार हो गया, वो तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा आपको मेरे को कुंडली में कैसे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये योग है। अब अपने को तो ये हम जैसे मैं नहीं, जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के, जो लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, अब उनके लिए ये चमत्कार वाली सी चीज़ लगती नहीं है। एज अ लेमैन आप इसको चमत्कार ले सकते हो, लेकिन इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुंडली में हमारे लिए तो देखते ही अपने को समझ में आती है, उसकी रेमेडी भी समझ में आती है, और रेमेडी करते हैं तो उसका ड्रास्टिक उसको चेंज भी दिखाई देता है, इंसान को ठीक होते हैं। भगवत गीता से कैसे कनेक्शन है ज्योतिष का, या नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। ऐसा तो देखो कोई शास्त्र ही नहीं है जिसमें इसका रेफरेंस ना हो। अब देखो भगवत गीता तो अब की बात है, आप रामायण काल में भी जाओ तो राम जी ने भी एक पर्टिकुलर समय निश्चित किया कि जब इस रावण के ऊपर इस पीरियड के अंदर मुझे अटैक करने जाना है। आप ये पूरी सेना तैयार थी, सब कुछ तैयार था, उसके बावजूद भी राम जी ने एक समय लिया क्योंकि अभी मुहूर्त नहीं है, किस समय तो ये एस्ट्रोलॉजी का तो यूज़ हमेशा से पहले से चला आ रहा है। और क्षत्रियों की पहले जो बेसिक सब्जेक्ट्स थे उनमें एस्ट्रोलॉजी एक मस्ट सब्जेक्ट था। नहीं, मेरे को ये इसलिए आपसे मैंने पूछा क्योंकि मैंने पहला पॉडकास्ट एक ज्योतिष का ही किया था। अच्छा, मुझे याद आ गया है। अच्छा अच्छा पहला पॉडकास्ट। अच्छा अच्छा अभी तो 150+ पॉडकास्ट कर चुका हूँ। अच्छा तो उन्होंने मुझे कहा था, तो मैं जिज्ञासु था मैंने जाना कि कैसे कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि उनकी बातों में मैं काफ़ी चीज़ें देख रहा था, वो मेरे बारे में कई चीज़ें बताए जा रहे थे और जिनमें से काफ़ी चीज़ें सही भी थी। हाँ। तो मैंने पूछा, मैंने कहा कैसे करी जाए, तो उन्होंने कहा सबसे पहले गीता पढ़ा। अच्छा, देखो उनका अब मैं आपकी बात को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। देखो गीता पूरा का पूरा प्रोसेस जो आपको समझाती है, गीता जो ज्ञान हमें देती है वो अपने कर्मों का फल, कर्म सिद्धांत, जो कर्म सिद्धांत है वो ज्योतिष का मूल है। जैसे कर्म कर रहे हैं वैसे आपको भुगतने हैं। अभी आप जो कर्म कर रहे हो वो आप अपनी नेक्स्ट लाइफ डिज़ाइन कर रहे हो। अभी आपका जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म हुआ वो उस समय डिसाइड हो गया था जिस समय आप जो कर्म कर रहे थे। तो उस समय जो कर्म किए हैं उसको हमने इस जन्म में भुगतना है। अब जो हम कर्म कर रहे हैं इसके फल हमें ही काटने हैं। तो अभी के जो करे हुए कर्म है ये अगले जन्म में हमारे भाग्य के स्वामी बनेंगे जाके। अभी हम नेक्स्ट लाइफ हमारी कैसी जीना चाहते हैं वैसे कर्म हम अभी कर रहे हैं। गीता अपने को क्लियर कट ज्ञान देती है। इसलिए वैदिक ज्योतिष का जो आधार है, आप ये कह सकते हो कर्म सिद्धांत जो वैदिक ज्योतिष का है वो गीता का सार है। जैसा करोगे वैसा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। क्या बात है। मार्केट में बहुत और भी कुछ चल रहा है, सिग्नेचर्स, कलर्स, कुछ स्विच वर्ड्स भी हैं। इनको कैसे देखते हो आप? देखो मैं एक चीज़ के बड़े भयंकर फेवर में हूँ। आपने एक दौर था जब विवेकानंद ने समाज के अंदर बड़ा रेवोल्यूशन लेके आए। अब क्या रीज़न था कि आदमी उस समय हमारा देश गुलाम था। आध्यात्म में हालांकि विवेकानंद खुद माँ काली के बहुत बड़े फॉलोवर हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि जो यूथ है ना, वो यूथ बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया भगवान के ऊपर पूरी, क्योंकि त्रस्त हैं बेचारे, दुखी हैं। ऊपर से क्या है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड से हटके आदमी था उसके सब फिजिकल एक्टिविटी रुक गई, उसके स्टेमिना सब खत्म हो गया, तो यूथ खराब होता जा रहा था। एक समय से देखो देश बिल्कुल बर्बादी की कगार पे था। सही बात है। तो विवेकानंद ने एक स्टेटमेंट दिया कि आप जितना समय पूजा में लगाते हो इतना समय आप फुटबॉल खेलो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है पूजा पाठ से। रीज़न, वो उस समय देश काल परिस्थिति की डिमांड थी। आज ये जो है ना, ये सिग्नेचर बदल दो, इसमें थोड़ा आप जो है मोबाइल नंबर चेंज कर दो लाइफ में हो जाए, ये वो मिथ है जो हमारे यूथ को कमज़ोर कर, मतलब बरगला रहे हैं। आप देखो हमारी, अगर इतना ज़्यादा यूथ हमारा कमज़ोर हो गया और इतना भय में आ गया कि उसको अंदर के कपड़े भी बदलने हैं तो रंग देखेगा कौन से रंग का कपड़ा पहनूं मैं, आज मंगलवार है, तो समझो कि ये वीकनेस है। हम एस्ट्रोलॉजी को वीकनेस बढ़ाने के लिए यूज़ नहीं करना है, डायरेक्शन के लिए करना है। जो हमारे अंदर भय पैदा करता है वो हमारे लिए कैसे भी फेवरेबल नहीं हो सकता। कोई भी विद्या, एस्ट्रोलॉजी छोड़ो, मैं तो कहता हूँ अगर अध्यात्म को भी आप इस नज़र से देखते हो कि डर की वजह से अगर ऐसा नहीं किया तो आप सही ट्रैक पे नहीं हो। जो भी विद्या आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाती है एक्चुअल में विद्या वो है। आपको डायरेक्शन देने के लिए एस्ट्रोलॉजी चाहिए, आपका डर बिठाने के लिए नहीं चाहिए। तो यूथ को इतना कमज़ोर इन सब चीज़ों को लेके कर देना, ऐसा नहीं करोगे तो वैसा हो जाएगा, चांदी के सिक्के दो जेब में डालोगे तो पैसा आ जाएगा जी। और एक बड़ा पॉडकास्टर, उसका ये कहना था एक सामने वाले बंदे से कि आपने मुझे एक उपाय बताया था और मैंने अपनी मम्मी के ना घुटने पे ग्रीन पेन से लिखा और सच में दर्द खत्म हो गया। अच्छा,
हो सकता है ये? इम्पॉसिबल है, ऐसा कोई तरीका नहीं है। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है जिसका जिक्र शास्त्रों में ना हो। मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैंने देखा कि अगर मैं आज ये रेड कलर का पेन लेके गया तो मेरा एक काम बन गया, तो और मैं ये यूनिवर्सल कर दूं कि सब लोग रेड कलर का पेन लेके जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा, तो ये बेवकूफ़ी है, ये मूर्खता है। जो मेरा मानना ये है कि अगर कोई साइंस है तो उसका कुछ आधार होता है। हमारा आधार क्या है? हमारे शास्त्र, वो हमने मतलब उसका प्रमाण है। तो जिस साइंस का, जिस चीज़ का कोई आधार ना हो तो वो उससे आप कुछ एक्सपेक्ट मत करो। आप क्या है कि उसको वो अंधविश्वास हो गया जिसका आधार नहीं है। बहुत बारीक सी लाइन है इस चीज़ में। आप ठीक है विश्वास, हालांकि विवेकानंद कहते हैं कि जो विश्वास अंधा ना हो वो विश्वास ही नहीं होता, तो अंधविश्वास जैसे कोई टर्मिनोलॉजी भी नहीं है। लेकिन क्या है कि अगर कोई चीज़ आपको ट्रैक से हटाती, आपको डिस्ट्रैक्ट करती है आपके जीवन में, तो वो विद्या नहीं हो सकती। जैसे प्रमाणों की बात करो तो हमारे शास्त्रों का प्रमाण, मतलब जो वैदिक ज्योतिष जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, उसके बहुत सारे प्रमाण हैं उसके एग्जिस्टेंस के, वो किस तरह से काम कर रही है। लिखी नहीं हुई है लेकिन। हाँ, नहीं लिखी है, बिल्कुल है। नहीं ये कि लाल पेन हरा पेन, हाँ ये कहीं नहीं है, इनका कोई जिक्र नहीं है शास्त्रों में। ठीक है, हम शास्त्रों को सही मानते हैं क्योंकि उसको प्रमाणित कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी चीजें हैं। अब बहुत सारे ऐसे योग हैं, आप मेरे को अपने बारे में कुछ नहीं बताओगे। बहुत सारे लोग लेकिन है ना, कपड़े भी इसी भाव से पहन के घर से निकलते हैं। आज तूने काला पहना है, शनि वो ऐसी दशा बनेगी तेरी, ये भी सच है। मैं यही बोल रहा हूँ, पहली बात तो इनका इम्पैक्ट कुछ नहीं होता। दूसरी बात, अगर किसी चीज़ का मान लो आपकी लाइफ में 2% इम्पैक्ट पड़ना हो, जिसके बदले में आप आपके माइंड का फोकस, आप डिस्ट्रैक्शन इतना सारा बढ़ा लिया जो आपको इतना वीक कर रहा है अपने अंदर से, वो निरर्थक है, यूजलेस है वो चीज़। जो आपको कमज़ोर कर रही है चीज़, वो वाला पैटर्न तो आप बिल्कुल छोड़ दो। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको, देखो एस्ट्रोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक जगह यूज़ होनी चाहिए, वो है डायरेक्शन। अब जैसे एक रिक्शा वाला है, कितनी भी मेहनत करे, कर्म देखो प्रधान है, लेकिन रिक्शा वाले की एक सीमा है कमाने की। वो मेहनत और करेगा 2 घंटे और रिक्शा चला लेगा, तो लेकिन उसका क्या है, एक सीमा है, इतना ही कमा सकता है। एस्ट्रोलॉजी क्या काम करेगी? अगर मान लो वो कोई, उसके अंदर कोई कला है जो छुपी बैठी है, उसको आइडिया नहीं है, और वो किसी एस्ट्रोलॉजर से मिला है, उसने बोला कि भाई देखो ये रिक्शा छोड़ दे। अगर उसकी लाइफ में उसको दिखाई दे रहा है कि ग्रोथ है, आजीवन उसका रिक्शा चलाने में कट सकता है, लेकिन अगर उसको कोई सही डायरेक्शन दे दे कि तू एक काम कर, ये तो काम छोड़ दे, इस वाले काम में आ जा, इस काम में तेरा पोटेंशियल पूरा इस्तेमाल होगा। ऐसे ऐसे कलाकार बैठे हैं, आपने देखा बहुत सारे लोग अभी वायरल हो गए थे पीछे कुंभ के समय में, ऐसे ऐसे कलाकार जो सामने आए, है ना। सही कह रहे हो आप, कच्चा बादाम ये सब। वो एक बंदा था, क्या नाम है, मूंगफली बेचता था। हाँ, आप देखो। हाँ। अब ये कलाएं छुपी है ना लोगों में। अब लेकिन क्या है कि ये कलाएं को, इन चीज को जज कौन करेगा? या तो उसके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा आदमी है, उसकी किस्मत अच्छी होगी, जो बताएगा एक काम कर भाई, तू तो बहुत बढ़िया गाता है, तू गाना शुरू करना, या फिर तू बहुत बढ़िया एक्टिंग करता है, तू साथ में एक्टिंग करना, या फिर उसको डायरेक्शन देने के लिए एक स्पेसिफिक विद्या है जिसको एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स, ज्ञानी, ऐसे बहुत सारे हमारे हर शहर के अंदर आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे ज्योतिष पढ़े लिखे मिलेंगे। मैं वो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो मिथ फैलाते हैं। ऐसे लोग हैं जो वाकई जो ज्योतिष कहलाए जा सकते हैं। उनके पास आप जाओगे तो वो आपकी सारे पोटेंशियल, आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ सब बताएंगे ना, कि आपके लिए ये वाला डायरेक्शन ठीक है, आप इसमें जाओ तो आप ज़्यादा एफर्ट, आपके कम एफर्ट से ज़्यादा रिजल्ट आएंगे। तो डायरेक्शन देने का काम एस्ट्रोलॉजी का है। अब आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं, हमारी एस्ट्रोलॉजी की तरफ लोगों की जो डबल वाली थॉट है ना कि यार ऐसा है भी कि नहीं है, इसके पीछे भी जिम्मेदार एस्ट्रोलॉजर्स ही हैं। अब जैसे कोई आदमी किसी के पास आया, कोई हस्बैंड वाइफ आए और वो थोड़ा बहुत समय से प्लान कर रहे हैं, उनको संतान नहीं हो रही। अब जो नया नौ सीखिया होगा, या फिर मान लो कोई ऐसा ज्योतिष, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो विद्या भी नहीं ले रहे हैं लेकिन फिर भी काम चल रहा है उनका, उसने दिमाग में आइडिया लगाया, थोड़ा सा सुनाया ऐसा है, या कहीं पढ़ा था कि जो गुरु हैं वो कारक होते हैं संतान के, पुत्र के। तो उसने कहा एक काम करो, आप पुखराज धारण कर लो, आपको पुत्र हो जाएगा। उन्होंने धारण कर लिया। ये नहीं, ये वाला ले लो, थोड़ा और महंगा ले लो। उसने बेचारों ने अपनी तरफ से जितना उनका उपाय उन्होंने किया, उनको रिजल्ट नहीं मिला। उनको मान लो रिजल्ट नहीं मिला और उनके संतान उत्पत्ति नहीं है। तो इसमें ज्योतिष का दोष है, उस ज्योतिषी का है। अब वो आदमी जिसने एक्सपीरियंस कर लिया कि मैंने उपाय करके देख लिया फिर भी मेरे को आराम नहीं आया,
तो सोचो कितनी बड़ी विद्या से, कितने बड़े विज्ञान से उसका विश्वास टूट गया। किसकी वजह से? उस ज्योतिषी की वजह से। ज्योतिष की वजह से नहीं, वैदिक ज्योतिष तो उसको रास्ता दे देती। आदमी गलत टकराया। हो सकता है कि उसकी कुंडली में संतान भाव पीड़ित है। अब क्या है कि सिम्टम्स, जैसे अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आपने बताया कि फीवर है जी, वो उठा के पैरासीटामोल दे दे, आप उससे थोड़ी ठीक होगा। अब वो उसको डायग्नोज करेगा कि किस चीज़ की वजह से फीवर है, उसकी पर्टिकुलर उस चीज़ की जब आप मेडिसिन लोगे तो आपको आराम मिलेगा। वैदिक ज्योतिष में सेम है। वैदिक ज्योतिष क्या है कि पहले आप देखोगे संतान भाव पीड़ित है कि नहीं है। हाँ पीड़ित है भाई, इसलिए इसको नहीं है। उसका कोई ना कोई कॉम्बिनेशन कहीं और मैच कर रहा होगा। जैसे लड़के की कुंडली है तो मान लो शुक्र पीड़ित है या वीक है, डिग्री वाइज प्लेस्ड है, तीसरे भाव में पराक्रम भाव के अंदर शुक्र अगर डिग्री वाइज वीक हो जाता है, शुक्राणु की कमी हो जाती है इंसान में। अब ये चीज़ या तो ज्योतिष बता रहा है या उसको वेरीफाई कहाँ कर सकता है? डॉक्टर के पास जाके। अब आदमी ने औरत के तो सारे टेस्ट करा रखे हैं और उसकी सारी ट्रीटमेंट चल रहा है सालों से और उसको संतान नहीं हो रही, और वो कुंडली में देख के उसको पता लगता है कि तेरा तो यार कुंडली के अंदर तेरे को स्पर्म काउंट्स में प्रॉब्लम आएगी 100%, तो जाके दिखा। अब वो आदमी जाएगा, टेस्ट कराएगा, देखेगा अरे यार ये तो वाकई। अब उसको एक डायरेक्शन मिल गई, वो ट्रीटमेंट कराएगा, ठीक होगा ऑब्वियसली। बहुत सारे इस तरह के रेमेडीज एस्ट्रोलॉजिकली भी हैं जिससे उसकी वो डिग्री, उसकी शुक्र की डिग्री को एनहांस कर सकता है, जिससे उसको ऑटोमेटिकली भी स्पर्म काउंट बढ़ने लगेंगे। और ऐसी जब तक आप किसी चीज़ की बारीकी डायग्नोसिस पे नहीं जाओगे तो आप उसका रेमेडी नहीं कर सकते। तो सारा खेल इस बात का है कि जो जिज्ञासु है या जो प्रॉब्लम में आदमी है, वो जिसके पास जा रहा है वो उसको सब कुछ मान के जा रहा है। वो इतना भी बेचारा नहीं कर पाता क्योंकि हर कोई इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। एक के पास गया, उसको रिजल्ट नहीं आया तो ये नहीं टेस्ट करता कि चल एक और से ट्राई कर ले। ज्योतिषी क्या है? वैदिक ज्योतिष को वो यही मान लेता है जिससे मिला है, अगर उसने रेमेडी बताई और उसका सॉल्यूशन नहीं निकला तो बेचारा वो यही मान लेता है कि साइंस में कुछ नहीं रखा। बिल्कुल बिल्कुल, हर कोई मानेगा यही। जी जी जी। लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली होना नहीं चाहिए। देखो, आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपको आराम नहीं आया तो छोड़ दोगे क्या? आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपकी सही डायग्नोसिस करेगा और आपको ट्रीटमेंट करेगा, ठीक करेगा। जब तक आप ठीक नहीं होगे उसका पीछा नहीं छोड़ोगे। लेकिन वो विश्वास कैसे जनरेट होगा? वो विश्वास जनरेट होगा जनरेशन टू जनरेशन, जब वैदिक ज्योतिष के एक्चुअल के अंदर विद्यार्थी तैयार होंगे, अच्छे ज्योतिष बनेंगे, नए नए वो उनका ज्ञान इस लेवल का होगा कि आदमियों की, मतलब सभी लोगों की हेल्प होनी शुरू होगी। उस लेवल की विद्या लोग ग्रहण करनी शुरू करेंगे, डेडिकेशन हो। इसको एज अ सब्जेक्ट देखा जाए और लोग उसमें इसकी तरफ इंटरेस्ट लें और ज़्यादा से ज़्यादा गहराई में पढ़ाई करें। जब ये रिजल्ट आने शुरू होंगे तो लोगों का विश्वास डेवलप होगा। उसने जब ये मान लोगे ना कि वैदिक ज्योतिष में मेरा सॉल्यूशन है तो 100% मिलेगा। आज आपको एक आदमी नहीं मिला, दूसरा मिलेगा। सही बात है, ऑब्वियसली जी। केसेस कैसे कैसे आते हैं? आपने जैसे बताया कि महान क्रिकेटर सनत जयसूर्या भी आपके पास आए हैं। देखिए, ऐसा है कि सनत जयसूर्या मेरे को पहली बार तो श्रीलंका में मिले थे। मेरी कंसल्टेंसी प्रोग्राम रहता है श्रीलंका में, तो एक प्रोग्राम में आए थे, कई साल पुरानी बात है। तो जब हमारी पहली मुलाकात हुई सनत जी से, तो बहुत ज़बरदस्त आदमी है वो। इज़ अ मैन ऑफ पैशन। जो सोच लिया वो करना है, और जिस लेवल का डेडिकेशन उन्होंने दिखाया, आपको मान लो मैं देखता हूँ कि कुछ लोग आते हैं, उनको किसी प्रॉब्लम में उनको सॉल्यूशन चाहिए, आपने कोई रेमेडी बताई तो आप सिर्फ इतना ही कर सकते हो, उसकी हेल्प की, आपने रेमेडी बता दी। सामने वाला फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, आप कुछ करवा नहीं सकते उससे ज़बरदस्ती। ये चीज़ मैंने उनके अंदर देखी है। वैसे श्रीलंकन्स में ये चीज़ मैंने कॉमनली भी देखी है कि आपने कोई रेमेडी बताई तो बड़ी डेडिकेटेड होकर करते हैं, और इस लेवल की डेडिकेशन है उनके अंदर कि अगर कोई रेमेडी है तो, अगर जैसे उनकी लाइफ में मैंने देखा है कि वो बहुत आध्यात्मिक भी है, रेगुलर मंदिर में जाने वाले और भगवान को मानने वाले और सारी रेमेडीज़ फॉलो करने वाले आदमी हैं। उन्होंने बहुत अच्छा समय मेरे को श्रीलंका में भी मेरे साथ बिताया। मेरे पास भी है, मेरा घर है देहरादून में, तो मेरे घर पे भी आए हैं वो, और बहुत अच्छे इंसान हैं और काफ़ी बदलाव उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकली अपनी लाइफ में फील करे हैं। तो डेफिनेटली जो आदमी कोई किसी चीज़ के अंदर सच्चाई देखता है या उससे इम्प्रेस होता है तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम क्या सॉल्व करी है आपने उनकी? देखिए, हर किसी की लाइफ में एक पर्सनल एंगल होता है। अब एस्ट्रोलॉजिकली अच्छा ज्योतिष भी वही है। मैं मानता हूँ कि ज्योतिष वो है जिसके पास इतनी गहराई हो कि आपने जो बोला उसके अंदर आके, जैसे आपने कुएं में डाल दी वो बात, किसी से
शेयर नहीं कर सकता ओपन मंच पे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। है ना। अब देखो मेरे पास हस्बैंड वाइफ आते हैं कई बार, तो कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, मेरे को कुंडली देख के समझ में आता है कि ये मेरे से शायद पर्सनली बात करना चाहेंगे, तो मैं ओपनली मैं हस्बैंड को बोलता हूँ आप बाहर बैठिए, वाइफ को बोलता हूँ बाहर बैठिए, 1-to-1 बात, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इंसान की बहुत ज़्यादा पर्सनल होती है, वो किसी से भी शेयर नहीं करना चाहता। एस्ट्रोलॉजी में ये चीज़ हो सकती है वैसे, कपल्स की इंटीमेसी का ये सब कुछ एंगल भी? हाँ बिल्कुल होता है ना। अब अष्टकूट मिलान होता है, जब हम शादी के लिए कुंडली मिलान की जाती है तो उसमें अष्टकूट मिलान किया जाता है। अष्टकूट मिलान 8 तरीके का मिलान किया जाता है। अब उसमें एक एंगल ये भी देखा जाता है कि इनकी फिजिकल कंपेटिबिलिटी कैसी रहने वाली है। तो बहुत बारीकी से जो ये साइंस है उसका पर्पस क्या है कि एक इंसान अपनी लाइफ स्मूथ कैसे जिए, वो हर तरीके से, चाहे वो मैरिड लाइफ हो, उनका संतान उत्पत्ति का समय हो, सब कुछ कितने % एक्यूरेट निकलती है? 100%। अगर गलती कहीं है तो वो वैदिक ज्योतिष में नहीं है, हम में हो सकती है, ज्योतिष में हो सकती है, जो ज्योतिषी है उसमें हो सकती है। ज्योतिष के अंदर नहीं हो सकती, ज्योतिषी के अंदर हो सकती है। ज्योतिषी के अंदर हो सकती है। तो अगर हम कोई चूक कर रहे हैं, अगर हमसे कोई एक्यूरेसी में कमी रह गई, हमने किसी को कोई चीज़ चेक नहीं कर पाए, या फिर हम किसी को उस लेवल की रेमेडी नहीं दे पाए, तो ये वीकनेस अपनी है। क्या बात है। हाँ, ज्योतिष की नहीं है। ज्योतिष की नहीं है। हाँ। एक आपने बच्चे का केस बताया जिसकी आंखें बहुत वीक थी, क्या था? देखिए ऐसा है कि कुंडली के अंदर एक योग होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहण योग में हों या डिग्री वाइज दोनों वीक हों। अब डिग्री वाइज कैसे कि या तो शिशु अवस्था या मृत अवस्था। मृत अवस्था और शिशु अवस्था क्या होती है कि कोई ग्रह किसी राशि के अंदर बैठता है तो उसके पास 0 से लेकर 30 डिग्री तक बैठने की स्पेस रहती है। जब वो एक राशि में प्रवेश करता है, नया नया प्रवेश क्या होता है, तो 0 से 6 डिग्री तक उसको शिशु अवस्था बोलते हैं। या वो राशि छोड़ के अगली राशि में जा रहा होता है तो आखिरी की जो 6 डिग्री होती है उसको मृत अवस्था बोलते हैं। उसमें ग्रह उस भाव का फल थोड़ा कम दे पाता है। तो वो जो इस वीक अवस्था में सूर्य और चंद्रमा दोनों ही किसी बच्चे की कुंडली में हो तो आप मान के चलो कि उसको बचपन से इतने मोटे मोटे चश्मे लग जाएंगे। अब पेरेंट्स आते हैं, मान लो बच्चा नहीं भी आया, अब बच्चे के बारे में कुछ और पूछेंगे लेकिन आपका ध्यान जाएगा ना उस पर, तो आप पूछोगे बच्चे को चश्मा लगाया क्या बचपन से, कि हाँ जी चश्मा लगाया। नज़र वीक है शुरू से, हाँ काफ़ी नज़र वीक है, क्या करें जी इसमें। अब इसका एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सरल सा उपाय है। देखो सूर्य के 2 रूप होते हैं शास्त्रों के हिसाब से, एक सौम्य रूप एक रौद्र रूप। सौम्य रूप कब होता है? जब सूर्य में एक भी किरण ना हो, सूर्य ऑरेंज कलर का हो। ओके। जो सनराइज के बाद सिर्फ 5-7 मिनट ही रहता है, फिर उसमें किरण आ जाती है, वाइटनेस आ जाती है। तो वो जो ऑरेंज कलर का सूर्य है उसके दर्शन करते हुए अगर बच्चे से सूर्य को जल दिलवाया जाए रेगुलर बेसिस पे, ऐसे ही पूर्णिमा वाले दिन चांद की रोशनी में उसको समय बिताने को कहा जाए, बीच बीच में चंद्रमा के दर्शन करता रहे, आईसाइट में ड्रास्टिक चेंज आता है, बहुत ज़बरदस्त रिकवरी होती है। अब वैसे भी भारत के अंदर आप देखो सूर्य को जल देने की प्रथा कितने सालों से दे रहे हैं। बहुत सही बात है। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको सूर्य की जल तो दे रहे हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी दे रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं बस। मैं ये मानता हूँ कि जब तक आपको किसी चीज़ से रिजल्ट ना मिले मोटिवेशन आ ही नहीं सकता, आप कोई चीज़ कंटिन्यूसली कर ही नहीं सकते, छूट जाएगी वो। सच बात है। अब मैं सूर्य को जल देने की एक विधि बताता हूँ। जैसे ये समय मैंने आपको बताया ना कि इतनी महत्ता है इस समय की, अगर आप उगते सूरज को जिस समय ऑरेंज रंग का है उस समय दर्शन करते हुए अगर आप 40 दिन तक नॉन स्टॉप सूर्य को जल दे पाए 40 डेज, तो 41st डे से आपको ज़बरदस्त रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। किसी लगन में, जैसे मेष लगन हो गया उसमें पंचम भाव के स्वामी सूर्य हो गए, ऐसे ही सिंह लगन के अंदर सूर्य उस लगन के मालिक बन जाते हैं। या फिर आप कहो धनु लगन, कुछ स्पेसिफिक लगन इसलिए बता रहा हूँ कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस फील कर पाता है। धनु लगन के अंदर भाग्य भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, भाग्येश होते हैं। अब जिसको लाइफ में बहुत ऑब्स्टेकल्स आ रहे हो, अड़चने फील कर रहा हो, तो ऐसा इंसान यदि सूर्य की आराधना करेगा और उसका धनु लगन है तो, और ये 40 डेज ये वाला प्रोसेस कर पाए, तो 41st डे से उसको लगेगा कि जैसे उसके ऑब्स्टेकल्स हटने शुरू हो गए। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेगा तो उसको मोटिवेशन इस लेवल का आएगा कि वो छोड़ेगा नहीं। 40 दिन बाद छोड़ना नहीं है, 40 दिन बाद रिजल्ट फील होने शुरू हो जाते हैं, सिद्ध हो जाता है वो। तो इसलिए कुछ लगन में तो ये इतना ज़बरदस्त डिफरेंस फील कराता है कि आदमी खुद फील कर लेता है। कुछ ऐसा है जिसको थोड़ा समय लगता है क्योंकि वो डायरेक्टली उस ऐसे भाव से रिलेटेड नहीं है सूर्य की जिसका प्रभाव एकदम से दिखाई दे। भाग्य का तो दिखता है ना, ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, लाइफ स्मूथ हो गई, ये तो दिखता है। एक आर्मी सोल्जर का केस था जी, वो क्या था? ये बात है, काफ़ी पुरानी बात है। तो उस समय एक, मैं पोस्ट भूल गया क्या उनकी पोस्ट थी, शायद कर्नल थे वासुदेवन, उन्होंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी अपने YouTube चैनल पे, मेरे पास है थोड़ा सा उसका
मैं शेयर करूँगा आपको वीडियो। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया वासुदेवन जी का कि मेरे को किसी ने रेफरेंस दिया है जी कि मेरा एक सोल्जर है, बहादुर नाम है उसका, और वो में बिल्कुल मृत्यु की कगार पे है, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए। क्या हम ज्योतिष के माध्यम से कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जिससे इसका रिकवरी पॉसिबल हो और थोड़ा फास्ट हो जाए, ऐसा कुछ तरीका है? तो एक होता है कि वैदिक ज्योतिष में एनर्जी बैलेंसिंग भी एक चीज़ होती है, जिसको आजकल की डेट में जैसे रेकी हो गया, रेकी से थोड़ा मिलता जुलता मानो, और कुछ रेमेडीज़ होती हैं जिसमें आप अगर होप नज़र आ रही है, मार्केश की दशा है और आपको लगता है कि ऐसी स्थिति नहीं है कि मृत्यु आनी ही आनी, देखो मृत्यु अटल है, उसको कोई रोक नहीं सकता। जिसका जो समय निश्चित है, जितने पल जितने सांस वो लिखवा गया है उसको उतने ही मिलेंगे, तो आप मृत्यु नहीं टाल सकते। लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा है कि हाँ कुछ ऐसा स्कोप है जिससे इसकी रिकवरी फास्ट हो सकती है, या इसको और ज़्यादा डैमेज होने से आप इसको रोक सकते हो स्थिति को, तो आपने वो रेमेडी इनको सजेस्ट करोगे। तो सेम मैंने इनको बताया कि आप ऐसा ऐसा कराओ। क्या रेमेडी थी? देखिए उनका उस समय उनके मार्केश की दशा चल रही थी। अब मार्केश की दशा चल रही थी, गोचर भी इस तरह का था कि राहु का इफेक्ट था उनके मारक भाव पे। अब उनको राहु का उतारण एक प्रोसेस होता है, वो कराया गया। एक हीलिंग होती है जिसको एनर्जी बैलेंसिंग बोलते हैं, वो कराया गया। तो 7 दिन लगे उनको। 7 दिन में इतना ड्रास्टिक, मतलब पहले ही दिन से डिफरेंस तो फील होना उन्हें शुरू हो गया था। 3, 4, 5 दिन में डॉक्टर बेफिक्र हो गए थे कि हाँ सर्वाइव कर गए। 7 दिन में वो अपने पैरों से चल के अपने घर गए, और वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे वासुदेवन, उन्होंने वीडियो भी शेयर किया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे भी शेयर किया। तो ये चमत्कार, ये कोई अचीवमेंट मेरी नहीं है, ये एक ऐसी बेसिक चीज़ थी जो शास्त्र बोलता है, और वो इत्तेफाक से केस मेरे पास आ गया तो मैंने उनको सजेस्ट किया और उन्होंने डिफरेंस फील किया। उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और देखो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ का माध्यम बन जाओ कि आपने कहीं से कोई ज्ञान लिया और आपने उसको आगे सही जगह वो इम्प्लीमेंट हो पाया, तो ये माँ भवानी की बहुत ही बड़ी कृपा है आपके ऊपर कि आप उस पूरे प्रोसेस की चेन का एक छोटा सा हिस्सा हो। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पुत्र योग की बात कर रहे थे हम। जी जी, पुत्र योग में पुत्र ही पैदा होगा, ये कंफर्म है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। देखो ऐसा है कि पुत्र और पुत्री, मेरे हिसाब से तो देखो आज की डेट में ये सबसे समाज भी इतना पढ़ा लिखा हो चुका है, और मैं भी यही मानता हूँ कि कोई डिफरेंस नहीं है संतान में, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। और ना आज की डेट में वो ज़माना रहेगा कि जहाँ पेरेंट्स की डिपेंडेंसी लड़के के ऊपर हो। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर कोई जिज्ञासु चाहता है कि मेरे को पुत्र ही चाहिए, तो उसकी कुंडली में यदि पुत्र योग है तो वो पीरियड स्पेसिफिक एक एस्ट्रोलॉजर उसको बता सकता है कि इस पीरियड में अगर आप प्लान करोगे तो 100% पुत्र होगा। अगर आपने सही समय पे आपकी प्लानिंग है, जिस पीरियड के अंदर किसी मेल प्लैनेट की महादशा चल रही हो, गोचर वाइज भी स्थिति इसी तरह की अनुकूल हो, और वाइफ की कुंडली में भी कोई ऐसा पीरियड चल रहा हो, नहीं चल रहा हो तो ऐसा पीरियड निकाल के बता दिया जाए कि कौन सा स्पेसिफिक वो छोटा सा पीरियड आएगा जिसमें आप प्लान कर सकते हो, तो 100% पुत्र होता है। आपने कितने लोगों को अब तक एडवाइस किया है? बहुत लोगों को, बहुत लोग। रिजल्ट कितने एक्यूरेसी? 100% रहता है, 100% रहता है। देखो कई बार क्या होता है कि आपकी सब जगह मर्जी नहीं चलती। आपने कहा कि आप इस पीरियड में प्लान करो, नहीं हो पाई प्लानिंग, या नहीं कैरी कर पाए वो बच्चा, तो समय लेट हो गया तो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं जनरली। जो स्पेसिफिक पीरियड में आप कोई रेमेडी सजेस्ट करते हो किसी को और वो फॉलो करता है तो उसके रिजल्ट आते हैं। आपके पास ऐसे भी लोग आते हैं जो बाहर जाने के इच्छुक हैं, वीज़ा, जी, उनमें कैसे आप मदद करते हो उनकी वीज़ा रिजेक्ट ना हो? देखो वीज़ा रिजेक्शन रोकना मेरे हाथ में नहीं है। अब मैं क्या, देखो इस तरह के केस वाकई बहुत आते हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा आते हैं। अब होते ये लाइन इस तरह की है ना एक्चुअली कि आप देखोगे हरियाणा पंजाब की तरफ जाओगे ना तो वहाँ का सारा यूथ लगा है इस काम में। अब वहाँ के कुछ केस अगर मेरे पास आए और किसी का वीज़ा लग गया तो वो एकदम से फिर सब लोगों का फ्लो उसी तरफ दौड़ने लगता है कि उनकी वजह से लग गया, तो फिर ऐसा ये वीज़ा लगाना किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन हाँ आप ये सजेस्ट कर सकते हो, देखो जी आपकी कुंडली के अंदर ये योग है कि इस पीरियड में इस स्पेसिफिक अप्लाई करोगे तो, हाँ इस स्पेसिफिक पीरियड में अगर आप अप्लाई करोगे तो 100% हो जाएगा। अब कुछ लोगों की कुंडली के अंदर योग ही नहीं है और वो बेचारे पैसे वेस्ट करते रहते हैं, उनको हम सजेस्ट करते हैं बिल्कुल छोड़ दो,
कोई तरीका ही नहीं है बाहर जाने का, ओके 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 ओके, है ना। सही कह रहे हो आप, आपको ये डायरेक्शन मिल जाए ना कि मेरे को करना भी है कि नहीं करना है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे हो। दूसरा, अगर आपने बता दिया कि 2026 में आप इस महीने के अंदर आपका वीज़ा आ जाएगा कंफर्म। एक एग्जांपल मेरे पास है, एक मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, उन्होंने PR के लिए अप्लाई किया हुआ था कनाडा। तो उनका जो पीरियड था वो बड़ा छोटा सा पीरियड था जिसके अंदर वीज़ा आने के चांसेस थे। एक रेमेडी उनको सजेस्ट की उन्होंने, की बहुत अच्छे से फॉलो किया, बड़ी डेडिकेटली करते भी है, अच्छे क्लाइंट हैं बेचारे। तो अब उन्होंने क्या, वो जो स्पेसिफिक पीरियड था उन्होंने बोला कि इतने कम पीरियड में तो आएगा ही नहीं। जो उनका एजेंट था उसने बोला कि देखो आ जाएगा आपका वीज़ा, लेकिन एक्सपेक्ट करो कि अभी इतना इम्पॉसिबल है। उनका शायद 2nd या 3rd मंथ पे उनका मेरा कॉल आया, कह रहे कि मैं भी हैरान हूँ और मेरे जो एजेंट है जिन्होंने वीज़ा मेरा अप्लाई किया वो भी हैरान है और मेरा PR लग के आ गया। अब वो ऐसा नहीं था कि कोई चमत्कार था, वो पीरियड ही था जिसमें होना था उनका, होना था, है ना। लेकिन उनको डायरेक्शन मिल गई तो वो बेफिक्र हो गए। जब जो आदमी पास्ट में थोड़े बहुत एक्सपीरियंसेस कर लेता है ना कि जैसा बताया था वैसा हो गया है, जिस पीरियड में जो बताया था सजेस्ट किया था वो हो गया, तो वो इतनी दिलासा देने से वो बेफिक्र हो जाता है कि चलो मेरा काम तो कंफर्म बनेगा ही। तो वो टेंशन उस पीरियड की खत्म हो जाती है और वो बनना ही बनना है। देखो जिस समय का जो योग है, पीरियड है, उस समय वो काम होना ही होना है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कैसे आप तक पहुंचे लोग, कैसे मिले आपसे? देखिए वैसे तो मेरा जो बेस है वो देहरादून है, देहरादून में ही मेरा निवास स्थान है। देहरादून में एक जगह पड़ती है शहज़ारा रोड, शहज़ारा रोड पे पैसिफिक गोल्फ करके सोसाइटी है, वहाँ मेरा घर है। घर पे हालांकि मैं अवॉइड करता हूँ, मेरा ऑफिस है IT पार्क पे। IT पार्क, हाँ, लोग आते हैं वैसे घर पे भी, जो पुराने क्लाइंट हैं उनको किसी कभी छुट्टी वाले दिन भी आ जाते हैं तो नहीं मना की जा सकती, तो आते हैं तो बिल भी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मेरा ऑफिस स्पेस है वो IT पार्क के पास है। IT पार्क के पास एक जगह पड़ती है धोरन रोड, वहाँ पे मेरा ऑफिस है आदर्श एनक्लेव में। तो उसके लिए मेरा नंबर चलता रहता है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है अपना, उसमें नंबर चलता है। वेबसाइट है मेरी डॉक्टर दिवित, डिस्क्रिप्शन में भी आपके नंबर मिल जाएंगे। जी। हाँ। तो उसमें उसके थ्रू मोबाइल नंबर से आप पहले अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो मिल सकते हैं। टेलीफोनिक स्लॉट, वैसे ज़्यादातर लोग टेलीफोनिक स्लॉट ही आजकल लेते हैं, किसके पास टाइम मिलने का। सही बात है। और वैसे भी पैन इंडिया से आपको फ़ोन आएंगे तो फिर जी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं और देखते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं, घर वाले कहते थे मुहूर्त निकला नहीं क्या तेरा उठने का। हाँ। शुभ मुहूर्त। तो आप भी अगर अपना मुहूर्त निकलवाना चाहते हो या देखना चाहते हो तो ज़रूर इनसे कनेक्ट करें। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी। क्या था इस पॉडकास्ट का बेस्ट पार्ट, ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। ऐसे और पॉडकास्ट देखना चाहते हो, कैसे देखना चाहते हो, क्या सवाल देखना चाहते हो, ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। मिलता हूं आपसे किसी और पॉडकास्ट में, जब तक के लिए नमस्कार।